फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 50 स्टार्ट करते हैं। ये मेहंदी पार्ट नंबर 3 है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत प्यारी लग रही हो तुम दोनों, अकीदर ने सलवा के सर से पैसे वारते हुए कहा तो हुरिया ने मुस्कुराकर सिपका के हाथ पर रखे हुए पत्ते पर मेहंदी लगाई थी। तुम लोगों को मेहंदी रात में लगवानी चाहिए थी, अब अगर ये खराब हो गई तो। पत्ते पर लगी मेहंदी की तरफ इशारा करते हुए हुरिया ने कहा तो सिपका ने घूर को उसको देखा था। तुम इंसानों की तरह लगाओगी तो नहीं खराब होगी। मैं इंसानों की ही तरह लगाऊंगी, मगर तुम अगर इंसानों की तरह बैठ जाओ तब ना। सिपका के जवाब पर हुरिया ने नफी में साड़ी लाते हुए कहा तो सिपका ने नाक सुकड़ कर अकीदत को देखा था। इस छोटी चिंटी के भी पर निकल आए हैं। हुरिया की जानब इशारा करते हुए कहते हुए कहका लगाया तो हुरिया ने गुड़ का सिपका को देखा था। वो तुम्हारे जो पर निकले हैं ना, मेरे लाला ही बांधेंगे उन्हें, काटेंगे नहीं। अगर कट गए तो सोचो कैसे लगेगी। पारकट्टी कबूतरी, ओह सॉरी पारकट्टी सिपका। सलवार शाह के कहने पर अकीदत और हुरिया का कहका बेसाता था, जबकि सिपका ने सुर पड़ते हुए चेहरे से इन तीनों को घूरा था। तुम्हारे लाला को अपनी उंगली के इशारों पर ना नचाया तो मेरा नाम भी सिपका बिलाशाह नहीं। और मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी करो, क्योंकि तुम्हारा होने वाला शोहर सिर्फ हाँ नहीं छोटा हान है। शोहर हान हो तो बीवी फिर भी हौसला करके जुबान खोल ही लेती है, मगर अगर छोटा हान हो तो बीवी का चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि अपने आगे वो किसी के सुनता है। वैसे भी मुझे शाह सारे सड़ियल और अनरोमांटिक लगते हैं। शाह सारे फिरे, बाकी वो उनकी बीवियों को पता होगा कि वो कैसे हैं, रोमांटिक या अनरोमांटिक। मिठाई का टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कांदे उचका कहा तो अरमान खान का सोचते हुए सलमान ने अपने खुश्क पड़ते हुए हल को तैयार किया था। अभी तो न जाने इस हान ने किस किस बात का गुस्सा निकाला था। एक गलती कम थी जो वो अनजाने में एक और कर चुके थे, जबकि हुरिया ने तिल मिलाकर अकीदत ने घूरकर सिपका को देखा था। तुम दोनों नंद बाबी वाली लड़ाई बाद में कर लेना, ओके पहले डांस कर लेते हैं। सामने लड़कियों को ढोलकी रखते और एक दायरे में बैठते देखकर अकीदत ने उठते हुए कहा तो सिपका शाह सारे इस बात में हिलाते हुए झटके से उठी थी। इस पर हुरिया और सामने से आती हुई नींदा बेगम ने बेसाता ही नफी में साड़ी लाया था। तुम दोनों का हो गया हो तो डेढ़ पर पहुंच जाओ, वहां मेहमान तुम लोगों की मेहंदी की रस्म के लिए आए हैं, एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए नहीं। बेहराम शाह ने कमरे में कदम रखते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने हदायक और बिलाशाह को खड़े देखते हुए सख्त लहजे में कहा तो हदायक ने आईने में नजर आते हुए बेहराम शाह के अक्स को देखते हुए आंखें घुमाई थी। खुद शाह साहब ससुराल जाने की खुशी में टाइम से पहले तैयार हो चुके हैं, इसलिए अब हम पर बिलावजह हुक्म चलाने आ गए हैं। सफेद कुर्ते पर पहने हुई नेवी ब्लू बास्केट के बटन बंद करते हुए हदायक शाह ने तनतिया लहजे में कहा तो बिलाल शाह ने दोनों पर खामोश निगाह डालते हुए ब्रश उठाकर बालों को सेट किया था। शाह साहब अगर ससुराल जा भी रहे हैं तो घर वालों की इजाजत है, तुम दोनों को की तरह बिन बताए छुप छुपाकर तो नहीं जाता ना। हदायक और बिलाज को कांधों से थामकर थोड़ा सर पर खिसखिसाते हुए आईने के सामने खड़े होते हुए अपने कुर्ते का कॉलर ठीक करते चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा तो हदायक ने नफी में साड़ी लाया था, जबकि बिलाल शाह ने सफेद कुर्ते पर ब्लैक ब्लू बास्केट के बंद बटनों को जायजा लेते हुए निगाहों से देखते हुए नफी में साड़ी लाते हुए उन्हें खोला था। बेराम शाह ने बालों को सेट करते हुए अपने कुर्ते के बाजू को कोहनी तक फोल्ड करते हुए डार्क ब्राउन बास्केट पर परफ्यूम छिड़काया था। अब दोनों भाई अपनी लड़ाई में मुझे मत घसीटें, क्योंकि बिलाल शाह ना किसी की हुक्म का मोहताज है, ना किसी के बाप से डरता है जो अपनी बीवी या अपने ससुराल जाने के लिए चोर रास्ते ढूंढता फिरे। जेब से मोबाइल निकालते हुए आईने में नजर आते हुए तीनों के अक्स को देखते हुए पिक्चर क्लिक करते वो पीछे हुआ था हदायशा ने आईब्रो झुकाकर नीली आंखें दाद लिए बिलाशा को देखा था। हाँ भाई, आपको तो अलग ही लेवल है और हम अभी इस लेवल तक नहीं पहुंचे ना। बेराम को बाजू से पीछे करते हुए बिलाशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो बिलाश की नजरें अपने कंधे से होते हुए हदायशा की मुस्कुराती आंखों पर गई तो आईब्रो झुकाकर सियाह गहरी आंखों से हदायशा को ऐसे देखा जैसे कहना चाह रहा हो असल बात पर आए। डिठाई, माई लिटिल ब्रो, डिठाई के इस लेवल पर नहीं पहुंचे ना हम जिस पर आप जनाब है। हदायशा की बात पर बेराम शाह ने बिलाज के सुर पड़ते चेहरे को देखते हुए बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। डिठाई के लेवल पर पहुंचने से बेहतर आपने अपने साले से छुप कर चोरों की तरह न जाने वाले लेवल के ऑप्शन को बेहतर समझा। हदायशा के दुखती रग पर हाथ रखा तो हदायशा ने गुड़ का बिलाज को देखा था। अगर तुम दोनों ने नजरों के वार से दूसरे को हिरा दिया तो अब इंसानों की तरह डेर पर पहुंचे, वहां जाकर सिर्फ स्टेज पर मुंह फैलाकर नहीं बैठ जाना, मेरे आने तक इंतजाम भी देख लेना, बाकी मैं खुद आकर देख लूंगा। दोनों के कंधे पर हाथ रखकर पीछे करते हुए तनबिया लहजे में कहा तो दोनों ने समझने के अंदाज में सर इस बात में हिलाया था। अब ऐसे भी मत देखो, मुझे पता है कि मैं बहुत ही प्यारा लग रहा हूँ, बिलाशा को देखते हुए छेड़ने वाले अंदाज में कहा तो बिलाल ने गहरी सांस भरते हुए हदायशा को देखा था। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर्स को अपनी शादी की इतनी खुशी होती है कि खुशी खुशी में वो अपना मान सलून तक खो बैठते हैं। बिलाशा के नफी में साड़ी लाकर कहने पर बेराम शाह का कहका गूंजा तो हदायत ने गुरु को दोनों को देखा था। तो मुझे भी नहीं पता था कि शादी से इनकार करने वाले बिलाल शाह को शादी की इतनी खुशी है कि अपनी तैयारी और हवेली के सब इंतजाम छोड़कर वह मेहंदी के दिन अपनी बीवी को मनाने गया होगा। हदायत शाह के कहका लगाकर कहने पर बेराम शाह ने कहका बेसाता था, लाला
ना वेट एंड वॉच, अब इस बात का बदला ना लिया ना तो मेरा नाम ही बिलाल शाह नहीं। बिलाल शाह के तिल मिलाकर कहने पर हदायत शाह ने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त करते हुए उसे गले लगाया था। जब बिलाल शाह ने मुंह बसोड़ते हुए पीछे करना चाहा था, मगर उससे पहले ही बेराम शाह दोनों के बाजू में दबो चुका था। चलो अपनी अपनी माओं के शेरों, मना लो अपनी आज़ादी के आखिरी दिन को। आज से तुम लोग अपनी बीवी के मरीद ही बनना है। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे आपके वाली ने आपको बख्श देना है। बिलाल शाह ने कदम बाहर के जन्म बढ़ाते हुए बेराम शाह की बात का जवाब दिया तो हदायत शाह ने नफी में सर हिलाया था। तुम लोगों ने अपनी पिस्टल्स, अभी बेराम शाह अपनी बात मुकम्मल करता कि बिलाल शाह ने पलटते हुए कुर्ता कमर से उठाया तो वहां बांधी पिस्टल देकर बेराम शाह ने सर इस्बाब में हिलाया था, जबकि हदायत शाह ने भी सर इस्बाब में हिलाते हुए कदम बाहर की जानब बढ़ाए थे। ये सब आज भी तो हो सकता है ना, सब इंतजाम तो मुकम्मल है, फिर क्यों कल या परसों पर काम को डालना। बादाम गुल की फोन से गूंजती हुई झंझलाई हुई आवाज पर मुकद्दस बेगम ने कोफत से फोन को देखा था। नाम तुम्हारा बादाम गुल है और अकल नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें। मैं चाहती हूँ कि वो अलग अलग नहीं, एक ही जगह एक दूसरे को तड़पते हुए देखकर मरे, या फिर उनके मरने से पहले उनके दरमियान ऐसी गलतफहमी पैदा कर दूं कि कोई चाह कभी किसी दूसरे को बचाने की कोशिश ना करे। और ये सिर्फ कल या वलीमे वाले दिन ही मुमकिन है। कुछ घंटे या एक दिन ही की तो बात है। जितना खुश होना चाहते हैं हो जाए, फिर तो ना कोई खुशी होगी ना ही खुशी मनाने वाला। मुकद्दस बेगम के जहर बड़े लहजे पर दूसरी जानब बादाम गुल ने हनकोरा बढ़कर तभी दरवाजा खोलने की आवाज पर मुकद्दस बेगम ने हड़बड़ाकर फोन को बंद किया था, जबकि अपने सामने शदादू सी शान ये आते हुए जरगा मार के चेहरे पर फैली नरम मुस्कुराहट को देते हुए मुकद्दस बेगम को बेचैनी हुई थी। तुम डेढ़ पर नहीं गए? अपना हाथ थाम कर होंठों से लगाते हुए जरगाम खां को देते हुए हिरानी से इस्तफसार किया तो जरगाम खां ने मुस्कुराकर सर असबाब में हिलाया था। गया था, फिर मुझे खबर मिली कि मेरी खुशी में सबसे ज्यादा जिसका हक बनता है वो अभी तक अपने कमरे में है, तो बस फिर जिहान चला आया है। मुस्कुराकर कहते हुए मुकद्दस बेगम के दाएं जानब जगह संभाली तो मुकद्दस बेगम ने हनकोरा बढ़ा था। सच कहूँ कि बीवी मेके चली गई है तो मां की याद आ गई। मुकद्दस बेगम के मुंह बनाकर कहने पर जरगाम खान ने मुस्कुराते हुए सर नफी में हिलाया था। सच तो है कि मेके चली गई है, और आप जानती हैं माँ, वो जब मुझसे दूर जाती है तो मुझे लगता है कि मेरे वजूद का कोई हिस्सा अपने साथ ले गई हो। उसे दूर होकर सुकून नहीं आता। लेकिन सच ये भी है माँ तो माँ होती है ना, माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। इस बात से हम चाहे इनकार करें या इकरार, लेकिन इस हकीकत को जिटला नहीं सकते। नरम नजरों से मुकद्दस बेगम को देते सर उनके कंधे पर टकाया था। है मेरी छोड़े, ये बताएं आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, या कब हुई थी, जब मैं दुनिया में आ गया था या आने वाला था? जरगाम खान के सवाल पर मुकद्दस बेगम साकत हुई थी। गर्दन तिरछी करके अपने कंधे पर दरवेश जरगाम खान के सर को देखा था और फिर जहन में जरगाम खान के सवाल को दोहराया था। कब मोहब्बत हुई थी, या मोहब्बत थी ही कब? दिल बुरी तरह से बेचैन हुआ था, अपने अंदर एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ था। अच्छा छोड़े, माँ को तो अपनी औलाद से मोहब्बत होती ही है ना, क्या फजूल सवाल पूछ रहा हूँ। आप ये बताएं कि आप अब भी खुश नहीं है? मेरी खुशी में भी खुश नहीं? मैं यकीन दिलाता हूँ माँ, अकीदत से आपको आपको भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। वो पलट कर आपको किसी बात का जवाब नहीं देगी। आप जैसा चाहेंगी मैं उसे वैसा ही करने का कह दूंगा, वो मान जाएगी। वो थोड़ा जज्बाती है, बिल्कुल आपके बेटे जैसी, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी है। मुकद्दस बेगम की तरफ कोई जवाब ना पाकर बात जारी की तो मुकद्दस बेगम ने खामोश नजरों से जरगाम खान को देखा था। अगर वो गौर करती तो जरगाम खान के लहजे में गुली नमी को आसानी महसूस कर सकती थी। अगर वो गौर करती तो। खुश हूं मैं और आ रही हूँ इस रस्म में, तुम चलो जाकर डेरे पर अपने काम संभालो। जरगाम खान के कंधे पर हाथ रखते हुए संजीदा लहजे में कहा तो जरगाम ने मुस्कुराकर सर असबाब में हिलाया था। मैंने अकीदत से पहले आपसे मोहब्बत की है माँ, सबसे ज्यादा। खोए खोए लहजे में कहता हुआ वो झटके से उठता हुआ वहां से निकलता चला गया था, जबकि मुकद्दस बेगम ने अपने कंधे पर नमी महसूस करते हुए हैरत से छू कर देखा था। जिंदगी में पहली दफा दिल इस कदर बेचैन होकर रखा था कि मुकद्दस बेगम को खौफ महसूस होने लगा था। नजर अपने कपकपाते हाथों पर गई तो कानों में जरगाम खान के अल्फाज गूंजने लगे थे। है मेरी छोड़े, यह बताए आपको मुझसे मोहब्बत कितनी है, या कब हुई थी, जब मैं दुनिया में आ गया था या आने वाला था? अच्छा छोड़े, माँ को तो अपनी औलाद से मोहब्बत होती है ना, क्या फजूल सवाल पूछ रहा हूँ। आप ये बताएं कि आप अब भी खुश नहीं है? मेरी खुशी में भी खुश नहीं? गाड़ी एक झटके से हान हवेली के गेट के बाहर रुकी तो बहराम शाह ने गर्दन तिरछी करके रोशनियों में नहाई हुई हान हवेली के खुले गेट की जानिब देखा था। गेट के दोनों तरफ में 5 से 10 कदम के फासले पर गार्ड्स बंदूकें थामे इतराफ में ज्यादा लेते हुए नजर से देखते हुए खड़े थे। मर्दान खाने का दरवाजा दूसरी जानब और मर्दों के लिए मेहंदी का सारा इंतजाम डेरे पर होने की वजह से वहां गार्ड्स के अलावा कोई मर्द मौजूद नहीं था। मेहंदी की रस्म के लिए लड़कियां हवेली में दाल हो रही थी, जबकि छोटी बच्चे गेट के बाहर खेलने में मसरूफ थे। जाने से 15 मिनट पहले मुझे बता दीजिएगा। स्टेरिंग पर हाथ रखे बेराम शाह ने नाम महसूस अंदाज में तरफ में निगाहें दुराते हुए नरम लहजे में अपने बाएं जानब बैठी हुई समरी बेगम से कहा तो उन्होंने सर असबाब में हिलाया था। जैसे गाड़ियों की कतारें लगी हुई है ना, मुझे लग रहा है मेहमान ज्यादा होंगे।
अकीदत भी बता रही थी, तो मुझे लग रहा है कि मिलने मिलाने में काफी वक्त लगेगा। क्या तुम तब तक घर में बैठे रहोगे? नहीं, मुझे किसी काम से जाना है, इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप फ्री होने लगे तो 10-15 मिनट पहले बता दीजिएगा ताकि मैं वक्त पर पहुंच जाऊँ। बेराम शाह के कहने पर समरीन बेगम ने सर इस्बात में हिलाया। उससे पहले कि समरीन बेगम गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरती, बेहराम शाह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोकते हुए खुद गाड़ी से उतरकर उनके लिए दरवाजा खोला था। जबकि अपने पीछे रुकी गाड़ियां, जिनमें से शाह हवेली में मेहमान आई लड़कियां मौजूद थी, उन्हें बाहर निकलने का इशारा करते हुए वो गेट के बाहर खड़े गार्ड्स की जानिब मुतवज्जह हुआ। हवेली में कौन कौन है? वास्केट के बटन खोलते हुए स्याह मकनातीसी चमक ली हुई आंखों को अतराफ में दुराते हुए हल्की बेड़ पर अंगूठा रब करते हुए सरसरी लहजे में इस्तफसार किया, तो गार्ड्स ने अपने सामने खड़े बेराम शाह को देखते हुए हल्क तर्क किया था। वो साहब, अंदर इस वक्त शहर से आए में मेहमान औरतें हैं और कुछ उस आस पास के गांव से खान साहब के खानदान वालों की औरतें। अपनी बंदूक को मजबूती से थमते हुए खुश खोंटों को तर्क करते हुए घबराए लहजे में जवाब देते हुआ वह बेराम शाह के हाथ के इशारे से रुका था। हवेली में इस वक्त मर्दों में से कौन कौन है और कितनी तादाद होगी मेहमानों की? बेराम शाह की आंखों में साहती और स्पाट लहजे को सुनते हुए गार्ड्स ने बेसाता कदम पीछे लिए थे। ज्यादा नहीं, मेहमानों और घर वालों को मिलाकर तकरीबन और मुलाजमा 8-10 होंगी और मर्द कोई नहीं है, सिर्फ औरतें। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करता कि बेराम शाह का दाएं हाथ उठा था और एक मुक्के की सूरत में गार्ड के चेहरे पर निशान छोटा चला गया था, जबकि गार्ड लड़खड़ाते हुए पीछे दीवार से जा लगा था। गार्ड का मतलब हिफाजत करने वाला होता है। हवेली में मौजूद चाहे मर्द हैं या सिर्फ औरतें, तुम्हारी जिम्मेदारी उनकी हिफाजत की है, ना कि हर रात चलते हुए को उनकी तादाद बताने की। सी आंखों में खून लिए दबे दबे लहजे में दाता बाबा साहब को कांपने पर मजबूर कर गया था, जबकि गार्ड ने खौफ से सफेद पड़ते हुए सर इस बात में हिलाया था। अब चाहे तुम्हारे सामने बेहराम शाह हो या जरगाम खान, इस सवाल के जवाब में तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना निकले। उंगली उठाए हुए सख्त लहजे में कहा, तो गार्ड ने बिला ताहिर से सर हिलाया था। शाह साहब जाने दे, आज पहला दिन है उसका। गार्ड्स का सुपरवाइजर, जो कि काफी सालों से हवेली और डेरे की हिफाजत पर मामूर था, बेराम शाह के बारे में सुनते हुए तकरीबन भागते हुए वहां आया था, जिसकी आवाज सुनते हुए बेराम शाह ने गर्दन तिरछी करते हुए उसको देखा था। वो 50-55 साल का बुजुर्ग था, जिसकी वर्दी का रंग दूसरे गार्ड्स की स्याह वर्दी से मुख्तलिफ सबज था। वो गेट पर खड़े होकर ड्यूटी नहीं करता था, वो सिर्फ गार्ड्स की ड्यूटी टाइमिंग को मैनेज करता, उसके खाने पीने का ख्याल रखता था। आज पहला दिन है और आपने उसे गेट की ड्यूटी पर रख दिया। जरगाम खान को उसके बारे में मालूम है? दोनों हाथ पीछे कमर पर बांधते हुए लहजे को हतल मकान नरम करते हुए इस्तफसार किया, तो गार्ड ने सर इस बात में हिलाया था। जी साहब, सरदार साहब का ही हुक्म था कि उसे यहाँ पर ड्यूटी पर रखा जाए। तुमने तो मशवरा दिया था कि डेढ़ के बावर्ची खाने में इसकी ड्यूटी लगा दे। हमने तो मशवरा दिया था कि डेढ़ के बावर्ची खाने में इसकी ड्यूटी लगा दे। खाना बनाने वालों का भी तो एतबार नहीं, लेकिन सरदार ने इनकार कर दिया। हाँ, बावर्ची खाने में लगवा दो ताकि सबको एक साथ ही ऊपर का टिकट कटा दे। मुंह में बड़बड़ाते हुए सर नफी में हिलाया था। उसे मेरी गाड़ी में बिठाओ और गार्ड से कहो कि शाह साहब की खास जगह छोड़कर आए उसे। अपनी पर्सनल कार के पीछे खड़ी गार्ड्स की गाड़ियों की जानिब इशारा करते हुए कहा, तो गार्ड्स ने उलझ कर बेहराम शाह को देखा था, मगर कोई सवाल व जवाब किए बगैर आगे बढ़कर सूरज चिरा झुकाए खड़े गार्ड्स को बाजू थाम कर गाड़ी की जानिब रुख किया था। जबकि बेहराम शाह ने जेब से मोबाइल निकालते हुए कान से लगाया था। एक नजर गार्ड्स पर डालता वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। गाड़ी में बैठते हुए वह जन से गाड़ी आगे बढ़ाता वहां से निकलता चला गया था। टेरेस के दरवाजे के पास से आती हुई मसलसल ठक ठक की आवाज पर इंतसाल ने अपनी हैजल हनी आंखों में उलझन लिए खिड़की की जानिब देखा था। मेहंदी रंग का लहंगा पहने हुए, जिस पर गुलाबी रंग के नगीने सजे हुए थे, साथ ही फिरोजी रंग के गोल्डन और हल्के गुलाबी काम वाली कुर्तियां पहने, सर पर गुलाबी दुपट्टा सजाए, जिस पर जा बजा गोल्डन रंग के नगीने और इतराफ में मेहंदी रंग का बारीक काम हुआ था। चेहरे पर लाइट मेकअप और सफेद कलाई पर सुरख गजरे पहने, हैजल हनिया काजल से सजी आंखों में उलझन लिए टेरेस के बंद दरवाजे के जन्म देखा था, जहां से थोड़े थोड़े वक्फे से ठक ठक की अजीब सी आवाज आ रही थी। ये आयज और हुरिया शाह का कमरा था, जहां इम्तिसाल तैयार होने की घर से आई थी, जबकि पलवशा इम्तिसाल और अपने मुश्तरका कमरे में ही तैयार हो रही थी। हुरिया और इम्तिसाल को तैयार करने वाली ब्यूटिशियन एक ही थी, इसलिए हुरिया ने इम्तिसाल को यहाँ आकर तैयार होने का कहा था। हुरिया के जाने के बाद ब्यूटिशियन ने इम्तिसाल को तैयार किया था। तैयार होकर ब्यूटिशियन को तो मुलाजमत के साथ बाहर चली गई थी, लेकिन इम्तिसाल वहीं सोफे पर सर टिकाकर बैठ गई थी। अभी तक कोई उसे लेने नहीं आया था, सिर्फ कश्यप बेगम 1-2 बार आकर उसे खाने पीने के लिए फ्रूट्स और जूस देकर गए थे। दोनों हाथों से लहंगा थामते हुए वो संभल कर सोफे से उठती सी जाना बड़ी थी, जहां से आवाज आना अब बिल्कुल बंद हो चुके थे। हाथों में लहंगा थामे हुए छोटे छोटे कदम लेती वो टेरेस के दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई थी। दोनों हाथों से खिड़की के आगे फैले हुए गरे रंग के कर्टन्स को झटके से पीछे करती हुई खिड़की खुल चुकी थी। टेरेस खोलते हुए सर्द हवा का तेज झोंका हवा से वजूद से टकराया, तो इम्तिसाल का जिस्म लम्हे के लिए बुटन से कपकपाया था। नजर टेरेस पर लगी हुई स्ट्रोट लाइट होते हुए हवेली के पीछे रोशनी में नहाए हुए लॉन में जाकर ठहरी थी, जहां गार्ड्स
पुष्ट के हुए हथियार थामे हुए खड़े थे। नजरें गार्ड होते हुए खुले सितारों से सजे आसमां पर गई तो इम्तिसाल खान के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रेंग गए। उसने कब खड़ी होकर दीवानों की तरह इस स्याही लिए हुए हर जानब बिखरे हुए आसमान को देखा था। स्याह रंग ने कब जिंदगी भर इम्तिसाल खान की तवज्जो अपनी जानब खींची थी, फकत तब जब तक वो स्याह रासी गहरी आंखों वाला मगरूर शहजादे के इश्क में गिरफ्तार नहीं हुई थी। इन आंखों की चमक को इम्तिसाल खान ने हर रात इन सितारों में ढूंढा था और हर बार वो नाकाम रही थी। उसे इन सितारों की चमक भी बेराम शाह की स्याह चमकती आंखों के आगे मान लगती थी, मगर वो फिर भी हर रात आप पहरू सर उठाए हुए मोहब्बत बड़ी आंखों में इश्तियाक लिए हुए इन स्याह सितारों बड़े आसमान को तकती रहती थी। कमरे से आती फूंक की चिंगारी हवा पर वो बुरी तरह से चौंकी थी। नजर बेसाते बाएं जानिब गमलों के पास बिखरी मिट्टी पड़ गई थी, जिन्हें नजरअंदाज करती हुई वह नफी में सर हिलाते हुए लहंगा संभाल कर पलटती कमरे में दाखिल होकर टेरेस का दरवाजा बंद करते हुए कर्टन्स आगे कर चुकी थी, जबकि साथ वाले कमरे के टेरेस की जमीन पर मुंह के बाल गिरे शख्स के सर से बहते बलबल कर खून को नजरअंदाज किए बेराम शाह ने उसकी पूछ पर बैठते हुए सर को बालों से दबोचते हुए झटके से पीछे खींचा ताकि वो शख्स बुरी तरह से तड़पते हुए नफी में सर हिलाने की कोशिश करता तो सर और जिस्म से उठती टेसियों को महसूस करते हुए हरकत छोड़ देता।